ये हमें पता है कि इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उनको मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है और इन 3 में से 2 कैटेगरीज के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। हमने बात कर ली है कमर्शियल बैंक्स के बारे में और हमने पढ़ लिया है कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। आज के सेशन में हम बात करेंगे डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में। सबसे पहले तो बेसिक सवाल कि डेवलपमेंट बैंक्स का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट बैंक्स को क्यों एस्टेब्लिश किया गया। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलें तो इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि हाई रिस्क सेक्टर्स हैं और क्योंकि ये हाई रिस्क सेक्टर्स हैं तो इन सेक्टर्स को कमर्शियल बैंक्स की तरफ से एडुकेट अमाउंट ऑफ लोन नहीं मिल पाता, एडुकेट अमाउंट ऑफ पैसा नहीं मिल पाता। ऐसे हाई रिस्क सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए, ऐसे हाई रिस्क सेक्टर्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए स्टेब्लिश किया गया डेवलपमेंट बैंक्स को। बहुत सिंपल, इकोनॉमी के बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें रिस्क हाई होता है और ऐसे हाई रिस्क सेक्टर्स को कमर्शियल बैंक्स की तरफ से एडुकेट अमाउंट ऑफ पैसा नहीं मिल पाता, कमर्शियल बैंक्स की तरफ से एडुकेट लोन नहीं मिल पाता। ऐसे हाई रिस्क सेक्टर्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए स्टेब्लिश किया गया डेवलपमेंट बैंक्स को। डेवलपमेंट बैंक्स जैसे नाबार्ड है, जैसे सिडबी है, जैसे आईएफसीआई है, जैसे एग्जिम बैंक है, जैसे एनएचबी है, जैसे मुद्रा बैंक है। इन सभी डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में एक एक करके आज के सेशन में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। और ये नाम से ही क्लियर है कि ये जो नाबार्ड है ये काम करता है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, ये काम करता है रूरल डेवलपमेंट के लिए। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। हेडक्वार्टर मुंबई में है लेकिन ब्रांचेस जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया हैं। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया था शिवारमन कमेटी की रिकमेंडेशंस पे। एक शिवारमन कमेटी बनाई गई थी, इस शिवारमन कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी और इसकी रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए 12 जुलाई 1982 को स्टैब्लिश किया गया नाबार्ड को। और नाबार्ड का काम क्या है? बड़ा सिंपल, नाबार्ड एक्ट ऑफ 1981 में जो भी लिखा गया है उसको इंप्लीमेंट करना काम है नाबार्ड का। अच्छा, जब नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया था तो नाबार्ड ने कई सारी बॉडीज को रिप्लेस किया। जैसे एक एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट हुआ करता था आरबीआई में, दूसरा रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल हुआ करता था आरबीआई में, और इसके अलावा एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हुआ करता था। इन तीनों को रिप्लेस करके स्टैब्लिश किया गया किसको? नाबार्ड को। बहुत सिंपल, 2-3 चीजें याद रखो। एक तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। दूसरा, नाबार्ड को किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पे स्टैब्लिश किया गया है? शिवारमन कमेटी की रिकमेंडेशंस पे। कब स्टैब्लिश किया गया है? 12 जुलाई 1982 को। और नाबार्ड का काम क्या है? जो भी नाबार्ड एक्ट ऑफ 1981 में लिखा गया है उसको इंप्लीमेंट करना। अच्छा, इसके अलावा एक फंड है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इस फंड का काम क्या है? बेसिकली इस फंड में जो भी पैसा है वो पैसे को लोन के तौर पे दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स को या स्टेट गवर्नमेंट की ऐसी एजेंसीज को जो कि काम कर रही हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए। और ये जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है इसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी ये किसकी निगरानी में रखा गया है? ये रखा गया है नाबार्ड की निगरानी में। नाबार्ड इज द मेन एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो एक तरीके से नाबार्ड एपेक्स फाइनेंसिंग एजेंसी है जो कि रूरल सेक्टर में डेवलपमेंट एक्टिविटीज को फाइनेंस करती है। नाबार्ड ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रीफाइनेंस करती है जो कि रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। और नाबार्ड हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, रीजनल रूरल बैंक्स को सुपरवाइज भी करता है। और रीजनल रूरल बैंक्स, इनका जो प्राइमरी ऑपरेशनल एरिया है वो कौन सा है? रूरल एरिया। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं उनको रीफाइनेंस करने का काम किसका है? नाबार्ड का है। नाबार्ड मेन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की। नाबार्ड सुपरवाइज करता है रीजनल रूरल बैंक्स को। नाबार्ड मेनली जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं उनको फंड प्रोवाइड करता है, उनको प्रमोट करता है, उनको आगे बढ़ाता है।
अच्छा, नाबार्ड से कौन कौन से ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पैसा ले सकते हैं, जिनके लिए रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है? स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, ये जितने भी स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, इनको पैसा मिल सकता है नाबार्ड से। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को पैसा मिल सकता है नाबार्ड से। रीजनल रूरल बैंक्स को भी पैसा मिल सकता है नाबार्ड से। कमर्शियल बैंक्स, अगर कमर्शियल बैंक्स रूरल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो उसके लिए नाबार्ड से पैसा ले सकते हैं। या अदर इंस्टीट्यूशंस विच आर अप्रूव्ड बाय द आरबीआई, उनको भी रीफाइनेंस करने का काम किसका है? नाबार्ड का है। अच्छा, 2019 तक नाबार्ड को ओन किया करता था आरबीआई, लेकिन 2019 में ये जो नाबार्ड है इसकी ओनरशिप पूरे तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने हाथ में ले ली और आज की डेट में नाबार्ड इज फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो, बहुत बेसिक सिंपल तौर पे अगर बात करें तो अपने को 3-4 चीजें याद रखनी है। एक तो ये याद रखना है कि ये जो नाबार्ड है इसको किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पे स्टैब्लिश किया गया? शिवा रमन कमेटी की रिकमेंडेशंस पे स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर मुंबई में है, याद रह जाए तो अच्छी बात है, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यूपीएससी में हेडक्वार्टर के बारे में पूछेंगे। कब स्टैब्लिश किया गया नाबार्ड को? 12 जुलाई 1982 को स्टैब्लिश किया गया। फिर इसके अलावा ये याद रखो कि ये जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है इसको मैनेज कौन करता है? इसको मैनेज करता है नाबार्ड। और फिर ये याद रखो कि 2019 तक नाबार्ड को पूरी तरीके से ओन कौन करता था? आरबीआई करता था, लेकिन आज की डेट में नाबार्ड इज फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद बात आती है सिडबी के बारे में। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। और ये भी नाम से क्लियर है, ये जो सिडबी है ये काम करता है स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। सिडबी को एस्टेब्लिश किया गया था एमएसएमईज की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए। एमएसएमईज का मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमईज के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर एस्टेब्लिश किया गया। सिडबी को कब एस्टेब्लिश किया गया? 1990 में एस्टेब्लिश किया गया। और सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? लखनऊ में है। इनिशियली जब सिडबी को सेटअप किया गया था तो सिडबी को पूरी तरीके से ओन किया करता था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई। 1990 में जब सिडबी को एस्टेब्लिश किया गया था तो इनिशियली सिडबी को पूरे तरीके से ओन किया करता था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई। लेकिन आज के डेट में सिडबी को ओन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस जिनको गवर्नमेंट पूरे तरीके से ओन करती है, कंट्रोल करती है। लगभग कुछ 22 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में मिलके आज की डेट में सिडबी को ओन करते हैं। और सिडबी में जो अप्रोच है वो अप्रोच कौन सी है? क्रेडिट प्लस अप्रोच। एमएसएमई सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए सिडबी ने जिस अप्रोच को अडॉप्ट किया है उस अप्रोच का नाम क्या है? क्रेडिट प्लस अप्रोच। बेसिकली सिडबी क्रेडिट तो देता ही है, सिडबी लोन तो देता ही है, पैसा तो देता ही है एमएसएमई सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन लोन के साथ साथ सिडबी ये भी देखता है कि एमएसएमई सेक्टर में टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिडबी ये भी देखता है कि स्किल का अपग्रेडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब ओवरऑल तरीके से देखता है सिडबी कि ये जो एमएसएमई सेक्टर है ये डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसको डेवलप करने के लिए क्रेडिट के अलावा और भी जो चीजें रिक्वायर्ड हैं उनको भी प्रमोट करता है, उनकी तरफ भी ध्यान देता है सिडबी। देखो बहुत सिंपल, सिडबी कब सेटअप किया गया? 1990 में सेटअप किया गया। हेडक्वार्टर कहां पर है? लखनऊ में है। काम क्या है सिडबी का? ये जो एमएसएमईज हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनकी ग्रोथ इंश्योर करना, इनका डेवलपमेंट इंश्योर करना। जब सिडबी को एस्टेब्लिश किया गया था तो उस टाइम पे इसको पूरे तरीके से ओन किया करता था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई। लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ 22 ऐसे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस जिनको गवर्नमेंट ओन करती है, कंट्रोल करती है, वो ओन करते हैं सिडबी को। और सिडबी ने एमएसएमई सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए कौन सी अप्रोच को अडॉप्ट किया है? क्रेडिट प्लस अप्रोच को अडॉप्ट किया है। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। समझने जैसा कुछ है ही नहीं, फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स याद करने हैं आपको। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
अच्छा, दो डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में हमने पढ़ लिया, हमने नाबार्ड के बारे में बात कर ली, हमने बात कर ली सिडबी के बारे में। इसके बाद है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया 1948 में, और जब सेटअप किया गया था तब ये सेटअप किया गया था इसको एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के जैसे। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मतलब एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया था, और वो एक्ट कौन सा था? IFCI एक्ट ऑफ 1948, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1948 के तहत इस IFCI को सेटअप किया गया 1948 में। और इसका काम क्या है? इसका काम है इंडस्ट्री को मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना। भाई इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, तो इसका काम क्या है? इंडस्ट्रीज को फाइनेंस प्रोवाइड करना, इंडस्ट्रीज को पैसा प्रोवाइड करना, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए कामकाज करना। अच्छा, 1948 में जब इसको सेटअप किया गया था तो ये एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हुआ करती थी। आज की डेट में इट हैज बिकम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और कब बनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी? 1993 में बनी। मतलब आज की डेट में जो ओनरशिप है वो किसके पास में है? वो शेयर होल्डर्स के पास में है। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। अच्छा, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया is also considered systematically important non-deposit taking NBFC, non-banking finance company। अब इसका मतलब क्या है? सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। देखो ये जो IFCI है ये डिपॉजिट्स नहीं लेती है, जैसे ट्रेडिशनल सेंस में बैंक्स होते हैं, हम जाते हैं वहाँ पे डिपॉजिट करवाते हैं और उस पैसे को वो बैंक्स लोन के तौर पे घुमाते हैं, उस सेंस में IFCI डिपॉजिट्स नहीं लेती है, लेकिन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है। मतलब इतनी बड़ी है अपने आप में कि अगर IFCI फेल हो तो हमारे इकोनॉमी में उसका सब्सटेंशियल इंपैक्ट पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी इसके फेल होने की वजह से हार्म होगी। तो इट इज सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बट अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं मोटा मोटा। नाबार्ड कब स्टैब्लिश किया गया? 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड को कब स्टैब्लिश किया गया? पन्ने पे लिखते जाओ। 12 जुलाई 1982 को स्टैब्लिश किया गया। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे स्टैब्लिश किया गया? शिवा रमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे स्टैब्लिश किया गया। अगर ये लिखना चाहते हो तो लिख लो कि नाबार्ड ने किसको रिप्लेस किया? एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट ऑफ RBI, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल ऑफ RBI, और उसके अलावा एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अच्छा, एक फंड है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसको भी मैनेज करने का काम किसका है? नाबार्ड का है। 2019 से नाबार्ड इज फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर हमने बात की सिडबी के बारे में। सिडबी को कब स्टैब्लिश किया गया? 1990 में स्टैब्लिश किया गया। काम क्या है इसका? काम है MSME सेक्टर की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंश्योर करना। इनिशियली इसको पूरी तरीके से ओन कौन करता था? IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की 22 ऐसी इंस्टीट्यूशंस जिनको गवर्नमेंट ओन करती है, कंट्रोल करती है, वो सिडबी को ओन करते हैं। सिडबी की अप्रोच क्या है? क्रेडिट प्लस अप्रोच। फिर हमने बात की इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश किया गया? 1948 में। जब स्टैब्लिश किया गया था तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के जैसे स्टैब्लिश किया गया था। किस एक्ट के तहत? IFCI एक्ट ऑफ 1948 के तहत। काम क्या है? इंडस्ट्री को मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना। आज की डेट में IFCI इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कब बनाई गई पब्लिक लिमिटेड कंपनी? 1993 में बनाई गई। रजिस्टर करवाया गया अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। एंड IFCI is also systematically important non-deposit taking non-banking finance company। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के बारे में, एग्जिम बैंक के बारे में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये भी नाम से क्लियर है। इसका काम क्या है? एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करना, इंपोर्टर्स को प्रमोट करना। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को कब सेटअप किया गया? 1982 में सेटअप किया गया। कब सेटअप किया गया? 1982 में सेटअप किया गया। और इसको सेटअप किया गया था टू ऑपरेट एज इंटरनेशनल फाइनेंस विंग ऑफ IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की इंटरनेशनल फाइनेंस विंग के तौर पे इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को स्टैब्लिश किया गया था। और इसका काम क्या है? एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करना। इसका काम क्या है? इंपोर्टर्स को प्रमोट करना। ये जो एग्जिम बैंक है इसको पूरे तरीके से ओन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है। एग्जिम बैंक का काम क्या है? देखो एग्जिम बैंक का काम है एक्सपोर्टर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना।
भाई अगर हमारी कंट्री से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होंगे तो हमारी कंट्री को फायदा होगा। तो एक्सपोर्टर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना किसका काम है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का। रीडिस्काउंट एक्सपोर्ट बिल्स। अच्छा, रीडिस्काउंट एक्सपोर्ट बिल्स का मतलब क्या है? देखो, अपन ने पहले भी इसके बारे में ब्रीफली बात की हुई है। मान लेते हैं कोई फॉरेन सेलर है बी और मेरे को उस सेलर से कोई सामान खरीदना है। अब ये जो सेलर है इसको मुझे पेमेंट करना है, लेकिन पेमेंट करने में टाइम लगेगा। मैं वेट कर रहा हूं कि भाई तू पहले मेरे को माल भेज दे, माल भेज देगा तो मैं तेरे को पैसा पे कर दूंगा। अब ये जो बैंक है ये मेरे पे भरोसा नहीं करता है, तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए सॉल्यूशन है बिल ऑफ एक्सचेंज, और वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो इसको दे दूंगा। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, इस बिल ऑफ एक्सचेंज में एक तरीके से गारंटी है कि भाई जैसे ही आपका माल पहुंचेगा मेरे पास में, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में भाई ये माल मेरे को भेजेगा, फिर मैं इसको पेमेंट करूंगा, माल भेजने में मेरे पास तक पहुंचने में टाइम तो लगेगा। मान लेते हैं लग गए 60 दिन। अब ये जो एक्सपोर्टर है ये 60 दिन तक पैसे को कैसे रोक के रखे? भाई इसका काम तो एक्सपोर्ट है, इसका काम तो प्रोडक्शन है, इसको तो पैसे की आए दिन जरूरत पड़ती है। तो सॉल्यूशन के तौर पे क्या है? सॉल्यूशन के तौर पे ये जो एक्सपोर्टर है इस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर जाएगा एग्जिम बैंक के पास में। किसके पास में? एग्जिम बैंक के पास में। और उसको बोलेगा कि भाई साहब मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, मतलब एक तरीके से मेरे पास गारंटी है, लेकिन गारंटी 60 दिन के बाद है या 70 दिन के बाद है कि 70 दिन बाद मेरे को पैसे का पेमेंट मिल जाएगा। इस इंटरिम पीरियड में मेरे को पैसे की जरूरत है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको ये बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता हूं। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, जब इसका टेन्योर पूरा हो जाए तो आप डायरेक्टली जो पैसा है वो इस एच आदमी से ले लेना और मेरे को फिलहाल के लिए पैसा दे दो ताकि मेरा काम चलता रहे। अब देखो, ये जो बैंक है ये इस इंटरिम पीरियड के लिए इस बी सेलर को पैसा दे रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि कुछ लेगा नहीं, बदले में कुछ लेगा ही ना भाई, अपना चार्ज तो लेगा ही। ये जो चार्ज है इसी को बोल देते हैं रीडिस्काउंट। तो एक्सपोर्ट बिल्स को रीडिस्काउंट भी करता है एग्जिम बैंक, ताकि ये जो ट्रेड है वो ट्रेड कंटिन्यूअसली चलता रहे। हालांकि बहुत सस्ते तौर पर ये समझाने की कोशिश की है कि रीडिस्काउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स बिल कैसे किया जाता है। अगर डिटेल में पढ़ें तो पूरा 5-10 मिनट का लेक्चर है ये अलग से, बट अपने को उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें पढ़ना है एग्जिम बैंक के बारे में, पीएचडी नहीं करनी है। जितना यूपीएससी से रिलेटेड जरूरी है उतना हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, एग्जिम बैंक एक तो एक्सपोर्टर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, दूसरा ऐसे एक्सपोर्ट्स बिल्स को रीडिस्काउंट करता है जिनका पीरियड इज नॉट मोर देन 90 डेज, और दूसरा जो ओवरसीज बायर्स होते हैं इंडियन गुड्स के, इंडियन कैपिटल गुड्स के, जो ओवरसीज बायर्स होते हैं उनको भी क्रेडिट प्रोवाइड करता है एग्जिम बैंक, उनको भी लोन प्रोवाइड करता है ताकि हमारे कंट्री का सामान और ज्यादा बिके। उसके लिए भी तो जो ओवरसीज बायर्स हैं उनको भी क्रेडिट, उनको भी लोन प्रोवाइड करता है एग्जिम बैंक। देखो, 2-3 चीजें याद रखनी है, इतना डिटेल में शायद ही पूछा जाएगा। एग्जिम बैंक से रिलेटेड 2-3 चीजें क्या है? कब सेटअप किया गया? 1982 में सेटअप किया गया। इसको सेटअप किया गया टू ऑपरेट एज इंटरनेशनल फाइनेंस विंग ऑफ आईडीबीआई, और इसका काम क्या है? एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को प्रमोट करना। जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पूरी तरीके से कौन ओन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है। फिर इसके बाद बात आती है नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में, एनएचबी के बारे में। नेशनल हाउसिंग बैंक, इसका भी नाम से क्लियर है। इसका काम क्या है? इसका काम है हाउसिंग के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करना, हाउसिंग को प्रमोट करना। और एनएचबी को सेटअप किया गया था 1988 में। कब सेटअप किया गया था? 1988 में। और जब सेटअप किया गया था तो इसको सेटअप किया गया एज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। स्टैट्यूटरी है मतलब किसी पार्लियामेंट के एक्ट के तहत इसको सेटअप किया गया होगा। वो एक्ट कौन सा है? एनएचबी एक्ट ऑफ 1987। एनएचबी जो है वो पूरे तरीके से किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में है। एनएचबी इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर हाउसिंग, हमने अभी भी बात की है। इसका काम क्या है? इसका काम है टू प्रमोट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोथ एट लोकल एंड रीजनल लेवल्स विच आर वर्किंग फॉर हाउसिंग। हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम कर रही हैं लोकल और रीजनल लेवल पे, उनको प्रमोट करने का काम है नेशनल हाउसिंग बैंक का। ये जो नेशनल हाउसिंग बैंक है ये रजिस्टर करता है, रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को। जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, ऐसी कंपनीज जो कि हाउसिंग को फाइनेंस करती हैं, आपको घर बनाना है तो आपको फाइनेंस की जरूरत है, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपको पैसा दे सकती हैं, उनको बुलाया जाता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं इनको रजिस्टर करने का, इनको रेगुलेट करने का, इनको सुपरवाइज करने का काम किसका है? नेशनल हाउसिंग बैंक का है।
नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में है। रेगुलेट इसको कौन करता है? आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। 2019 से पहले तक इसकी ओनरशिप भी आरबीआई के पास में थी, लेकिन 2019 से इसको पूरी तरीके से आज की डेट में ओन कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। एक तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब सेटअप किया गया? 1948 में सेटअप किया गया, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की जैसे सेटअप किया गया। किस एक्ट के तहत? आईएफसीआई एक्ट ऑफ 1948। काम क्या है? इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना। 1993 में इसको बना दिया गया पब्लिक लिमिटेड कंपनी और रजिस्टर कर दिया गया अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। फिर हमने बात की एग्जिम बैंक के बारे में। कब सेटअप किया गया? 1982 में सेटअप किया गया और इसको सेटअप किया गया टू ऑपरेट एज इंटरनेशनल फाइनेंस विंग ऑफ आईडीबीआई। और आज की डेट में एग्जिम बैंक को पूरे तरीके से कौन कंट्रोल करता है? कौन ओन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है। ये ओनरशिप वगैरह कब सेटअप किया गया, काम क्या है, ये छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती हैं। इसको हल्के में मत लेना, इन सारी चीजों से क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको एक चार्ट बनाओ, लिखो कि कब सेटअप किया गया है, ओनरशिप किसके पास में है, प्राइमरी एक दो काम लिख लो कि ये काम है। ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमने बात की नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में। इसको सेटअप किया गया 1988 में स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के जैसे एनएचबी एक्ट ऑफ 1987 के तहत। इसको पूरी तरीके से कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन निगरानी रखता है इसके ऊपर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके ऊपर पूरा निगरानी रखती है। एपेक्स फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है फॉर हाउसिंग। इसका काम है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को रजिस्टर करना, रेगुलेट करना, सुपरवाइज करना। हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में है। रेगुलेट आरबीआई ही करता है, लेकिन 2019 से ओनरशिप किसके पास में है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में ओनरशिप है। फिर इसके बाद बात आती है मुद्रा बैंक के बारे में। मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। इसको सेटअप किया गया 2015 में। कब सेटअप किया गया? 2015 में इसको सेटअप किया गया। और इसका काम क्या है? इसका काम है ऐसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लो रेट पे लोन प्रोवाइड करना, जो कि काम करते हैं एमएसएमईज को प्रमोट करने के लिए। ऐसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि एमएसएमईज को प्रमोट करने के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, उनको लोन कौन प्रोवाइड करता है? मुद्रा बैंक उनको लोन प्रोवाइड करता है। एमएसएमईज के लिए जो भी पैसा देते हैं, जो भी पैसा लोन के तौर पे देते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन के तौर पे पैसा कहां से मिलता है? मुद्रा बैंक से मिलता है। मुद्रा बैंक को सेटअप किया गया था अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम। और ये जो मुद्रा बैंक है, इसके तहत जो लोन्स दिए जाते हैं उनको 3 नामों से जाना जाता है। एक होता है शिशु लोन। शिशु लोन में अप टू 50,000 तक का लोन कवर किया जाता है। दूसरा है किशोर। किशोर में 50,000 से ज़्यादा और अप टू 5 लाख तक का लोन कवर किया जाता है। और तीसरा है तरुण। तरुण में 5 लाख से ज़्यादा और अप टू 10 लाख तक का लोन कवर किया जाता है। देखो मुद्रा बैंक कब सेटअप किया गया? 2015 में सेटअप किया गया। और इसका काम क्या है? जितने भी ऐसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एमएसएमईज के डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करने का काम है मुद्रा बैंक का। मुद्रा बैंक को सेटअप किया गया था अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम। और मुद्रा बैंक के तहत जो लोन्स मिलते हैं उनको 3 नामों से जाना जाता है। कौन कौन से 3 नाम? शिशु, किशोर, तरुण। शिशु में कवर की जाती हैं लोन्स अप टू 50,000, किशोर में कवर की जाती हैं लोन्स 50,000 से ज़्यादा और अप टू 5 लाख, और तरुण में कवर की जाती हैं लोन्स 5 लाख से ज़्यादा एंड अप टू 10 लाख। मुद्रा बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को स्टैब्लिश करना। ये जितने भी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं इनके लिए फाइनेंसिंग के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए उसको स्टैब्लिश करना किसका काम है? मुद्रा बैंक का काम है। ये जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को रजिस्टर करना, रेगुलेट करना किसका काम है? मुद्रा बैंक का काम है। ये जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं इनको ग्रेडिंग देना, इनका एक्रेडिटेशन करना
कि भाई कौन सा बढ़िया तरीके से फंक्शन कर रहा है, कौन सा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन थोड़ा बेकार तरीके से फंक्शन कर रहा है, उसके हिसाब से ग्रेडिंग देने का काम भी किसका है? मुद्रा बैंक का है। और मुद्रा बैंक का फाइनली काम क्या है कि ये जो एमएसएमई सेक्टर है इसके लिए क्रेडिट अवेलेबल हो, इसके लिए क्रेडिट डिलीवर हो, उसको इंश्योर करना। एमएसएमई सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए पैसे की अवेलेबिलिटी हो, लास्ट माइल क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो, ये इंश्योर करना किसका काम है? मुद्रा बैंक का काम है। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, सारा ही देख लेते हैं, जो मोटी मोटी चीजें हैं जो कि आपको पेज पे लिखनी चाहिए। नाबार्ड को कब सेटअप किया गया? 12 जुलाई 1982 को। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे? शिवारमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। किस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए? नाबार्ड एक्ट ऑफ 1981 को इंप्लीमेंट करने के लिए। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को मैनेज करने का काम किसका है? नाबार्ड का है। 2019 से नाबार्ड की पूरी तरीके से ओनरशिप किसके पास में है? गवर्नमेंट के पास में है। फिर सिडबी को कब सेटअप किया गया? 1990 में। काम क्या है? एमएसएमई सेक्टर के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे सेटअप किया गया सिडबी को। जब सेटअप किया गया था तब सिडबी को पूरे तरीके से ओन कौन करता था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 22 इंस्टीट्यूशंस ओन करते हैं सिडबी को। सिडबी की अप्रोच क्या है? क्रेडिट प्लस अप्रोच है। फिर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब सेटअप किया गया? 1948 में। एज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन सेटअप किया गया। किस एक्ट के तहत? आईएफसीआई एक्ट ऑफ 1948 के तहत। काम क्या है? इंडस्ट्री को फाइनेंस प्रोवाइड करना। 1993 में आईएफसीआई को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया और रजिस्टर कर दिया गया अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। फिर हमने बात की एग्जिम बैंक के बारे में। कब सेटअप किया गया? 1982 में। और इसका काम क्या है? इसको जब स्टैब्लिश किया गया था तो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड टू फंक्शन एज इंटरनेशनल फाइनेंस विंग ऑफ आईडीबीआई। कौन ओन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ओन करता है, एग्जिम बैंक को। फिर नेशनल हाउसिंग बैंक कब सेटअप किया गया? 1988 में। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन की जैसे सेटअप किया गया। किस एक्ट के तहत? एनएचबी एक्ट ऑफ 1987 के तहत। कौन कंट्रोल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंट्रोल करता है। काम क्या है? हाउसिंग को प्रमोट करना। जितनी भी हाउसिंग कंपनीज हैं उनको रजिस्टर करना, रेगुलेट करना, उनको सुपरवाइज करना। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेट तो आरबीआई करता है, लेकिन 2019 से ओनरशिप किसके पास में है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में ओनरशिप है। फिर लास्ट में हमने बात की मुद्रा बैंक के बारे में। मुद्रा बैंक को कब सेटअप किया गया? 2015 में। जितने भी ऐसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एमएसएमईज को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करने का काम किसका है? मुद्रा बैंक का। इसको सेटअप किया गया था अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम। इसके अंडर जो लोन्स दिए जाते हैं उसके 3 नाम है। कौन कौन से? शिशु, किशोर, तरुण। शिशु में बात की जाती है 50,000 तक के लोन्स के बारे में। किशोर में बात की जाती है 50,000 से 5 लाख तक के लोन के बारे में। तरुण में बात की जाती है 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के लोन के बारे में। जिम्मेदारी क्या है कि ये जो एमएसएमई सेक्टर है इसके डेवलपमेंट के लिए, इसके प्रमोशन के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए लास्ट माइल क्रेडिट अवेलेबिलिटी और लास्ट माइल क्रेडिट डिलीवरी को इंश्योर करना। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। इजी सेशन था, फैक्चुअल सेशन है, पूरे फैक्ट्स हैं और ये फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, आपके काम आएंगे। तो ढंग से एक पेपर पे पूरा चार्ट बनाओ, अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में इन चीज़ों को लिखो और 2-4 बार रिवाइज करो, बाइंड अप करो। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।